प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, अपोजिशन की वो बात मुझे याद आती है, बल्कि नून लीग वालों की। वो ये कहते थे कि जब आपकी हुकूमत अगर बन जाएगी तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको आराम से हुकूमत करने देंगे अगर आप हमारे साथ ये कर रहे हैं बतौर अपोजिशन। तो वो दिखाना था उन्होंने शुरू कर दिया है कि आज बड़ा टफ टाइम दिया अपोजिशन ने, मौजूदा हुकूमत को। पंजाब की बजट पेश कर रहे थे, उसका डाइस का घेराव, और फिर फैज़ुल हसन चौहान साहब तो कह रहे हैं कि हमला करने की कोशिश की। तो बड़ा हंगामा रही आज। जी हाँ, ये देखें, बात यह है कि जज्बात तो अंगेख्त हैं ही ना। अब असल में इस मामले में जो आपने बात कही है कि टफ़ टाइम ना सिर्फ के अपोजिशन हुकूमत को देने की कोशिश कर रही है, हुकूमत भी तो अपोजिशन को टफ़ टाइम दे रही है ना। अगर आप हुकूमत की हैत तरक्की में दूसरे इदारे भी शामिल कर लें तो मसलन शहबाज शरीफ साहब ने आज भी ये गिला किया कि उनको एक अंधेरे 10 बाय 10 कमरे में उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, एक किस्म का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। नवाज शरीफ वो अपने केसेस भुगत रहे हैं। तो उस तनाज़र में देखें, फिर अपोजिशन में अगर आप शामिल कर लें ख्वाजा साद रफ़ीक और उनका ब्रदर को, इस वक्त मैं ये नहीं बात कर रहा कि इसकी इल्ज़ाम सही है गलत है, मैं जो अपोजिशन का नैरेटिव है उसकी बात कर रहा हूँ कि अब वो कहते हैं कि जी आशियाना हाउसिंग स्कूल में स्कीम में उनकी आज भी पेशियाँ थी। अब उनकी मेरे ख्याल से रिमांड है किस तारीख तक है? 20 तारीख, मज़ीद 14 दिन का नहीं, रिमांड इनका नहीं, इनकी ज़मानत कब तक है? साद रफ़ीक साहब की 24 तारीख तक। 24 तारीख तक है। तो मकसद है कि आग बराबर की लगी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, हम बात करते रहे कि इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद जो नविश्ता दीवार है वो अभी तक नहीं पढ़ी, क्योंकि वो उसी मोड में है कि जी साबका हुकूमत लूट के खा गई, साबका को। अब वो बना रहे हैं जवाज़, जो बिजली के महंगा करने का, जो गैस तो हो चुकी है, महंगा करने का जवाज़ बना रहे हैं, जो आज तो मौखर हो गई, लेकिन हमें सबको पता है कि बिल आखिर ये महंगाई का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे और गिरेगा। तो हम ये कहेंगे कि जी हमारा तो कसूर नहीं, सबका हुकूमत से जाके पूछें। लेकिन ज़िमनी इंतखाब से पहले साबित हुआ ये कि लोग इनसे पूछेंगे कि भाई आप तो आए थे कि हम गरीब आदमी को सहूलत देंगे, गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन इसका उल्ट हो रहा है। सही है। तो अब ये स्ट्रैटेजी जो है वो मौजूदा हुकूमत की, उसमें उसको देखते हुए एक डर ये लगता है, एक आम आदमी को खौफ ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कीमती वक्त जो बहुत कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो महज इन आपस की लागतबाजी में सर फोकस ज़ाया हो जाए, और फिर पता चले कि जी एक माह, एक साल और एक हफ़्ता और एक दिन इतना कीमती है कि ऐसा ना हो कि वो एक नाम नहाद इंतकाम या सियासी इंतकाम, जिसको अपोजिशन सियासी इंतकाम कह रही है, उसकी नज़र होकर ज़ाया हो जाए। इसमें दो चीज़ें, एक तो है ना लफ्ज़ी गोलाबारी जिसको मैं कह रहा हूँ। अब मेरे इतला के मुताबिक जो वज़ीर इतलात है फवाद चौधरी साहब, यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम जो है वो नाफिज कर दिया गया एक किस्म का, कि जो वहाँ का जो प्रेस सेक्रेटरी है अमेरिका का, वाइट हाउस का जो स्पोक्समैन होता है, रोज़ एक ब्रीफिंग होती है वहाँ। फवाद चौधरी साहब का भी इमरान खान साहब से रोज़ एक ब्रीफिंग लेके आते हैं और आगे करते हैं। इसका मतलब है जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, ये मैं जो कि जी फवाद चौधरी साहब ये हैं, वो ये एग्रेसिव लाइन उनको कहा जाता है कि ली जाए। एक तो इसमें दो पिटफॉल्स हैं। एक तो ये है कि एग्रेसिव लाइन जो है, बहुत वक्त आपने देखा होगा क्या कहते हैं, सयाद अपने दाम में खुद आ गया कि भाई ये जो नैरेटिव है ना, ये बहुत वक्त खुद आदमी उसमें बिलीव करना शुरू करता है। यानी गोबल्स की वाली थ्योरी की इतना झूठ बोलो कि झूठ, ये मैं नहीं कह रहा कि झूठ है। प्रॉब्लम दूसरा ये है कि इसके साथ साथ मतलब कैथारसिस हो जाता है कि जी हमने तो सारा काम कर लिया अपना, अब असल काम करने का ये है कि अगर असद उमर साहब वहाँ से होके हैं, IMF का क्या करना है हमने। इस किस्म की बातें भी आ रही हैं अमेरिका की तरफ से दबाव, और अमेरिका की चीन की जो इस वक्त चपखलिश है, जो तजारती भी है स्ट्रेटेजिक भी है, वो इस हद तक बढ़ गई है कि हो सकता है IMF पैकेज जो है पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा इतना मुश्किल हो जाए या इतना नामुमकिन टर्म से हो
तो हम क्या करेंगे? तो हमें ये सोचना चाहिए ना, कुछ वॉर गेमिंग करनी चाहिए। अब हमें गवर्नेंस के इश्यूज़ को भी देखना चाहिए। अब महज ये कह के कि अपने इतने मिलियन हम दरख्त लगा देंगे, इतने करोड़ हम घर बना देंगे, देख ना, इससे लोगों का मुदावा भी नहीं होगा। और आगे का जो अब ये कह देना कि जी इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, ये भाई बड़ी अच्छी बात है, बननी चाहिए। यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए पहले आप पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, घर बनाने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो उसके लिए जब तक इकॉनमी आप ठीक नहीं करेंगे, आपके मामला यानी पीते थे कर्ज की मैं, कहते थे कि रंग आया लाएगी हमारी लेकिन यहाँ तो कर्ज की मैं भी नहीं मिल रही अब। सही है। अब बहुत सारे महाजों पर एक तो हम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि 100 दिन का जो प्लान था उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। ख़ासतौर पर पंजाब में देखा जाए तो अलीम खान साहब जो हैं वो उसका तमाम जो डिपार्ट 16 महकमे हैं उनको हेड कर रहे हैं और चीज़ें निकाल रहे हैं। तो ये बड़ा इंतज़ार रहेगा कि 100 दिन में हुकूमत करने क्या वाली है। और ये जो एक फौरी तौर पर इफ़ेक्ट आया है, जिसको कल हुमायूं अख्तर खान साहब कहते हैं कि जी महंगाई की वजह से मैं इलेक्शन हारा हूँ, तो जो नेगेटिव अंदाज में इफ़ेक्ट हुई है पार्टी या हुकूमत, उसको काउंटर करने के लिए पहले 100 दिन के अंदर क्या करते हैं? तो ये स्ट्रेटजी आपके ख्याल में होगी कि ये जो इसको हमने काउंटर करना है, निगेट करना है जो कुछ हुआ है नेगेटिव। दो बातें तो मानी जा रही है ना, यानी हुमायूं अख्तर साहब तो उनकी पार्टी के आदमी है ना, महंगाई, दूसरे पार्टी के अंदर धड़ेबंदी या ग्रुप बंदी, मतलब ये तो ये पार्टी बरसेदार आई है और धड़ेबंदियाँ और ग्रुप बंदियाँ जो अब नहीं शुरू हुई, पहले की हैं। मसलन मुझे पता है कि लाहौर में जो लाहौर की तंजीम है, चाहे उसके हेड जो हैं वो वलीद, क्या नाम है उनका, वलीद इकबाल हो, फरजंद यानी इकबाल है, फरजंद इकबाल, उनकी अलीम खान से नहीं निपटी बिल्कुल। इस ज़माने जब जहांगीर तरीन साहब फाल थे उनसे भी नहीं बनती, तो वो मेरे पास है एक दो दफ़ा, यार मेरे लिए कुछ मेरी जान खलासी कराए। तो मकसद है कि एक तो तंजीमी मसला जिसको पार्टी के इश्यूज़ हैं, और जब हुकूमत में आती हैं तो तंजीमी पार्टी के तंजीमी इश्यूज़ को एक तरफ रख देती हैं। लेकिन आपने देखा कि ये पीपल्स पार्टी ने बड़ी फाश गलती की और उसका नतीजा क्या निकला। PMLN ने गलती नहीं की, PMLN ने पार्टी को फाल रखा और उसमें मेरे ख्याल से 2 लोगों का पंजाब में बड़ा रोल है, एक हमजा शहबाज शरीफ का और एक राना सनाउल्लाह का। मतलब वी कैन डिसएग्री विद देम ऑन देयर बोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स या कुछ, लेकिन उन्होंने पार्टी एक ग्रास रूट लेवल पर रखी। एक तो ये चीज़ करनी है, दूसरी ये चीज़ करनी है कि गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं, अब मसलन ये अगर महंगाई बढ़ गई और बढ़ेगी तो ये तो हुकूमत सफ़र करेगी। अच्छा, अब एक और जो है वो वैसे अलीम खान आज हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ इंशाल्लाह, दुआ करें। नहीं वो मौजूद होंगे, वो आ चुके हैं, तो कुछ देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे बस एक ब्रेक के बाद। लेकिन और उनसे भी हम ये डिस्कस करेंगे। अभी तो एक और पंगा लेने जा रही है गवर्नमेंट, और वो ये है कि लोकल बॉडीज़ पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है कि वो चाहती है कि ये जो इस वक्त सिस्टम है जो कि आइनी तौर पर 2022 जनवरी 2022 तक इनको चलना है, वो चाहते हैं कि इनको जल्दी चलता किया जाए और मुतबादल निज़ाम लाकर नए इलेक्शन करवाए जाए। तो वो पंजाब में ख़ास तौर पर अगर वो ये करने की ख्वाहिश है तो ये इसके लिए तो बहुत रिस्की काम है। वाई आर दे इन सच अ हरी? वो केयरटेकर गवर्नमेंट है, जिस 60 दिन के लिए 90 दिन के लिए 5 साल पड़े, आप तय जमाएँ, सिमत मुतयन करें हर एक चीज़ की। क्या एक बढ़तू जिसको पंजाबी में कहते हैं मचा हुआ, क्या इतनी वो है एमरजेंसी क्या? मेरा ख्याल है वो 5 साल में बहुत 70 साल का उनके बकौल जो गंद मचा हुआ है वो साफ़ करना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरा अपना ख्याल है कि इनको अभी तक ये यकीन नहीं आया कि ये गवर्नमेंट के अंदर है, अभी समझ रहे हैं हम अपोजिशन में नहीं, कुछ चीज़ों पे तो बहुत तेज़ी और सूरत से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो कमेटीज बनाई, एक्शन लेना शुरू कर दिए यार, ये कुछ काउंटर प्रोडक्टिव भी साबित हो गए। इमरान खान साहब जो ज़ुबान समझते हैं उसमें कि ये T20 का मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। कितने दिन का होता है? 5 दिन का। ये 5 साल का। बिल्कुल ठीक है, तो चलें एक राइट जी। अच्छा, अब मैं इस पर वैसे आज हम जिमनी इलेक्शन पे कल तफसील से मैं बात की थी, आज हम उस पर तफसील से बात करते हैं और लोकल बॉडीज़ को उसमें भी डिस्कस करेंगे।
अच्छा, उससे पहले चले मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा, फिर अलीम खान साहब आ जाएंगे तो उससे भी बात होगी। ये जो केसेस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में, आसिफ जरदारी साहब और फरियाद तारबूर साहब बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए। अब दिन ब दिन मामला जो है वो रोज़ नए ऐसे फेक अकाउंट सामने आ रहे हैं। अब इस पर बाकायदा तौर पर जो सिंध की गवर्नमेंट है उनके नुमाइंदों ने या इलेक्टेड मेंबर्स हैं या वज़रा ने बोलना शुरू कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आप एक फलूदे वाले का अकाउंट निकाल रहे हैं, फुलां का अकाउंट निकाल रहे हैं, तो आप इसका इल्ज़ाम जो है वो लाकर हमारे क़यादत पर रख रहे हैं। तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि ये इसका जो एक बड़ी टर्म आ चुकी है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल, आपने भी यूज़ की है, फोरेंसिक ऑडिट। तो ये ज़ाहिर है कि ये बेजा इल्ज़ाम तराशी नहीं होने चाहिए और खुरा निकालना चाहिए कि भी ये पैसे कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँचे, इनका मनी ट्रेल क्या है, उसके बाद ही ये नतीजा निकाला जा सकता है ना। ये ठीक है कि बेजा इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जो ठीक बात है तो उसका मुदावा भी होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन FIA ने की है और जो सुप्रीम कोर्ट को बताया है उसके मुताबिक तो इस सब के डांडे जो हैं वो अनवर मजीद साहब से भी मिलते हैं, जरदारी ग्रुप से भी मिलते हैं, हुसैन लवाई भी उसका एक देखिए ना, ये आपने जो नाम लिए इनमें मौखर जिक्र जो है, यानी कि जरदारी साहब के अलावा सब लोग तो इस वक्त हुकूमत की तहवील में ना, उनसे पूछें, और उनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछें तो ये तो पता। बात ये है यहाँ के हमारे जो तहकीकाती अदारे हैं वो भी आपको पता ही है कितने एफिशिएंट हैं, आपको मालूम ही है। राइट सर, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि इलेक्शन में हार की बुनियादी वजूहत क्या थी और क्या लाहौर में हार की जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं, और इसके साथ साथ लोकल बॉडीज़ पर जो वो काम कर रहे हैं, और 100 रज़ा जो प्लान हुकूमत बना रही है उसमें 16 कंपनियाँ, 16 जो इदारे हैं, कंपनीज़ कह रहा हूँ, कंपनीज़ की आदत पड़ गई है, 56 कंपनियाँ में आदत पड़ गई है ना, तो वो 16 इदारे जिनको हेड करते हैं अलीम खान साहब, तो उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, तमाम चीज़ें जानते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया अब्दुल अलीम खान साहब ने, पंजाब में सीनियर वजीर हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम ब्रेक पर जाने से पहले भी कह रहे थे कि उनसे हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आज बड़ी हंगामा रही आपने पंजाब में करवाई है बजट, बड़े हंगामे के दौरान आपने बजट पेश किया है और उसके बाद फिर बड़ा गुस्से में भी थे। चौहान साहब अलग था गुस्से में थे, हमजा शहबाज अलग था गुस्से में थे। हमजा शहबाज साहब को तो मेरे ख्याल में गुस्से में नहीं होना चाहिए। जो आज के हालात हैं और जिस तरीके से हमें सूबा मिला, उसमें मेरे ख्याल में एक बेहतरीन बजट था जो कि हमने पेश किया। 635 अरब से पिछले साल 411 अरब खर्च हुआ। इसका मतलब है कि 225 अरब जो था वो फेक था, वो बताया गया था, जो कि एक्चुअल नहीं था। और जब 411 आप करें और उसके बाद जब सुबह आप दें तो वो पूरा बैंकरप्ट हो, 80 अरब रुपए के चेक बाउंस हुए हों, और जब आप हुकूमत के चेक बाउंस होने लग जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितनी को मजबूत माशी तौर पे सूबा हमें हैंड ओवर हुआ। और लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अगर नीयत ठीक हो, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें रिकवर हो गई। अच्छा अलीम साहब, ये ज़मीनी इंतखाब हो गए, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए कि साबका अदवार के बरक्स ये किसी ने शिकायत नहीं की कि इनमें सरकारी मशीनरी या इंटरफेरेंस, ऑफिशियल इंटरफेरेंस या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हुकूमत की तरफ से हो। उसका नुकसान भी तो हुआ ना। अब पता नहीं, यही मैं पूछने लगा था कि ये ख़ास तौर पे लाहौर का जो रिज़ल्ट है और पंजाब का रिज़ल्ट है और अमूमी रिज़ल्ट भी जो है, ये तासर दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है PTI की कारकर्दगी पे एक किस्म का मिनी रेफरेंडम था, और वो रेफरेंडम आप हार गए। ये कहाँ तक आप इत्तेफाक करते हैं? पहली बात तो मैं असद साहब की बात से ये कह दूं कि देयर इज़ अ प्राइस फॉर बीइंग नाइस। तो हमने वो प्राइस पे किया। आज तक कभी नहीं हुआ कि हुकूमत जो है वो मैंने तो 2015 का इलेक्शन लड़ा था, और आपको याद है कि 44 वज़ीर थे मेरे हलके में, और कोई सूबाई कोई वफाकी महकमा नहीं रह गया था जिसने वहाँ पर डेरे नहीं लगाए हुए थे। और आखिर में हाथ बंधाया हुआ था। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेक भी साथ लेके वो मैडम फिरती थी।
तो वज़ीर आज़म भी आखिरी दिन जो है वो भी आके बैठ गए थे। तो ये हमारा इलेक्शन था जिसमें किसी वज़ीर को नहीं पता, किसी महकमे के सरबराह को नहीं पता, कोई वापडा वाला, कोई सुई गैस वाला, कोई पुलिस वाले, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, किसी का कोई प्रेशर नहीं था वहाँ पे। ईमानदारी से इलेक्शन हुआ, फ्री ट्रांसपेरेंट हुआ, और किसी भी अपोजिशन वाले ने ये नहीं कहा कि जनाब इन्होंने हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर जो था वो वहाँ पे रखा। तो जब आप ईमानदारी से एक हमने अहद किया था कि हमने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं और हमने करा के दिखाए। अब बात यह है जी कि निज़ामी भाई, इसमें गुजारिश ये है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, एक सूबा मिला है, एक मुल्क मिला है जो कि तकरीबन जिसको जो दिवालिया हो चुका था, जिसके पास हमारी किटी में कोई पैसे नहीं है। हाँ, जो लोगों की तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा है। हमारा मुकाबला इस वक्त अपोजिशन से नहीं, हमारा मुकाबला उस तवक्कुआत से है जो लोगों ने हमारे साथ वाबस्ता की हुई। ठीक है, अब हमने जब किटी देखते हैं और लोगों की ख्वाहिशें देखते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ख्वाहिशें यहाँ पे हैं, पैसा यहाँ पे है। 635 अरब से इस दफ़ा 374 अरब पे आ गया है ADP। सो आप सोच लें कि ये आधा है जो पिछले साल से इस साल है। जब आपके पैसों का ज़िया इस तरह हुआ है कि पैसे ज़िया भी हुए हैं और पैसे खाए भी गए हैं, दोनों सूरतों में आपका मुल्क जो है वो उसको नोचा गया, उसके पैसे को जो है वो चोरी किया गया है, डाका डाला गया। अब जिस हालात में हम आए हैं, इस हालात में टफ़ फैसले लेने हैं, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। देखें, बिजली के अगर नर्ख बढ़ाने हैं, गैस के नर्ख बढ़ाने हैं, अगर आपने लोगों पे टैक्सेस लगाने हैं, ये सब मुश्किल फ़ैसले हैं। किसी हुकूमत के लिए आते साथ ही महीने बाद जो है गैस का जो है वो ख़र्चा बढ़ा देना और उसके ऊपर टैक्सेस लगा देना, ये कोई आसान नहीं है, किसी का दिल नहीं करता। लेकिन ये नागुज़ीर हो गए वैसे सब। अब ये फ़ैसले मुश्किल करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप मुश्किल फ़ैसले करते हैं, महीने के अंदर ही आगे करते हैं, फिर उसकी एक प्राइस भी है, पॉलिटिकल प्राइस है। तो जब एक आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ता है, अगर उसका गैस का बिल बढ़ जाता है, गैस का बिल बढ़ने से रोटी की कीमत बढ़ जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें जब आप आम आदमी को देखें तो वो कोई इससे खुश नहीं है, वो इससे नाराज़ हुआ है। और लेकिन हमारे लिए अब कोई चॉइस नहीं है कि हमने एक मुल्क को कहाँ तक गिरने देना है। दो थे सवाल। एक तो ये था ना, ये कह रहे हैं प्राइस पे की है, जिन्हीं हुमायूं अख्तर साहब ने जो बात कही है महंगाई, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो तो अवॉइडेबल थी कि ये कहना कि जी बड़ी इन फाइटिंग है और ग्रुप बंदी है। देखें, यही हल्का है, इमरान खान साहब इस हल्के से जीते थे। तो बात यह है कि जब एक कमांड क्लियर हो, हमने तो हुमायूं खान साहब के हल्के में बिल्कुल उनकी इजाज़त के बगैर कोई इंटरफेरेंस नहीं की। जहां उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे हमारे जो PTI के वर्कर्स थे इनको मोबिलाइज़ कर दें, वहाँ हमने जगह, मैं नहीं जा सकता था, हमारे जितने MPs हैं वो नहीं जा सकते थे, जितने MNAs हैं वो नहीं जा सकते थे, जितने वज़ीर बन गए हैं वो नहीं जा सकते थे। जब हमें ये सारा कानून, अगर ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ऊपर ही लागू होती है, कानून जो है, ये भी मसला हुआ ना कि हम में से कोई नहीं जा सका। ECP अब बहुत, हाँ जी, अब हमारे में से कोई वज़ीर नहीं जा सका। वहाँ पे मैंने पिछली दफ़ा MPA का इलेक्शन मैंने वहाँ से नीचे लड़ा था, मैं वहाँ पे नहीं जा सका। सो जब आपका कोई वज़ीर ना जा सके, आपकी हुकूमत ना जा सके, तो आपको उसका भी नुकसान होता है कैंपेन में। अलीम साहब, अगर हुमायूं साहब की जगह वलीद इकबाल साहब होते तो क्या नतीजे मुख्तलिफ होते? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो बिल्कुल पार्टी में नवारिद हैं, अगर पार्टी का कोई निजाती कारकुन होता तो हम भी वोट देने के लिए निकलते, तो हम हुमायूं साहब को के लिए वोट देने कम लोग निकले। एक परसेप्शन यही मैं सवाल उनसे करने लगा था अगला कि DHA के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, जो हिस्से थे वोटिंग के, वो बड़ी ही लो टर्नआउट रही, 24% शायद, यानी जो एवरेज अगर बाहर 36% 24। ये क्या वजह है कि PTI का वर्कर को मायूस हो गया कोई? नहीं सर, ये इसमें जो निज़ामी भाई जो सिंपल बात होती है, वो जब भी बाई इलेक्शन होता है, हुकूमतें बन चुकी होती हैं, वज़ीर बैठ चुके होते हैं, वज़ीर आज़म साहब बन गए। जो पिछली दफ़ा जो जोशो खरोश था वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का था, और लोगों के अंदर वो एक जज्बा होता है, वो एक अर्ज होती है कि हमने इस दफ़ा बाहर निकलना है और वज़ीर आज़म इमरान खान को बुलाना है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, काबीना बन गई, हुकूमतें बन गई, सूबाई हुकूमतें बन गई, तो वो जो लोगों में जोश होता है वो नहीं रह जाता। और जो ज़्यादा मेरे ख्याल में पॉश एरियाज़ होते हैं, वो लोग, जब इमरान खान था तो वो और उनका जज्बा था,
अब हुमायूं साहब के लिए शायद वो जज्बा नहीं था। अब अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और रहीम खान साहब, अभी आप कह रहे थे कि पंजाब में पैसा गलत लगाया भी गया है और खाया भी बहुत गया है। दूसरी तरफ आपकी ओपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो बैक ज़बान ये कह रही हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। आज खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि धेले की करप्शन आप मेरे नहीं की और आप साबित नहीं कर सके। और इस केस में जो आशियाना वाला केस है, इसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब तक टोटल जो इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये लगा है कि उन्होंने गलत तौर पर एक ठेका मंसूख करके दूसरी कंपनी को दिया। इससे बढ़कर कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आ सकी। तो क्या ये वाकई इंतकामी कार्रवाई हो रही है या शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन की? अगर करप्शन की है तो अब तक चीज़ें सामने क्यों नहीं आ रही? आशियाना सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ कि आप ऑडिटर्स ले आएँ, इंटरनेशनल ऑडिटर्स ले आएँ, ऐसे ऑडिटर्स ले आएँ जिन पे शहबाज शरीफ साहब का एतमाद हो। ये 56 कंपनियाँ खोल दे, किसी PTI के किसी भी शख्स को, किसी भी वज़ीर को, किसी भी हमारे जो ताल्लुक वाले को, इवन ब्यूरोक्रेसी को भी उसमें ना बिठाएं। आप स्पेशल ऑडिट कराएं इन 56 कंपनियों का, और ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, ये हाँ ऑरेंज ट्रेन का हो, ये मेट्रोज़ के हों, जिसके हों, बाहर से ऑडिटर्स ले आएँ, उनसे ऑडिट करवा लें। और अगर एक भी कंपनी ऐसी निकल आए जो बेईमानी से पाक हो, जो करप्शन से पाक हो, तो आप जो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे हम वो मानेंगे। साहब, ये जो करप्शन है, मैं माजरत के साथ कहूँ आपको, ये ब्रोकन रिकॉर्ड नहीं बन गया कि आप कोई बात नहीं करते, जो मसला जी वो इसलिए कि करप्शन हुई थी, चले वो मान लिया, ठीक भी है। अब आपकी परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में बताएं कि आप क्या रोड मैप सेट कर रहे हैं कि लोग कहें कि हाँ यार चलें, आज तो महंगाई है, कल मामलात को बेहतर होंगे। सर आप ठीक कहते हैं। असल बात तो ये है कि अगर ये करप्शन के बाद वो ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट बजट जो है वो 600 से शुरू किया था और हम आपको 1200 दे के जा रहे हैं, ठीक है, तो हम ये शायद नज़रअंदाज करते हैं कि यार शुरू उन्होंने 600 से किया था और छोड़ा 1200 है। अब बात यह है कि शुरू उन्होंने 600 से किया था, छोड़ा 200 है, ठीक है। तो हमने तो करप्शन पूछनी है, इसलिए क्योंकि जब आप देखते वो तो आपके अलावा नैब पूछ रही है, वो शहबाज शरीफ साहब शिकायत करते हैं, उनकी बेगम साहबा ने तो बड़ी ट्वीट भी की है जो मीडिया पर 10 के सेल में रखा है, एक ऐसे सेल में रखा हुआ है जो मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आला रहा है, जो जहाँ पर रोशनदान तक नहीं है और एक किस्म की कैद तन्हाई है, या आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं, तो वो तो अपना खमियाजा भुगत रहे हैं। वो तो चले ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपका रोड मैप क्या है कि आप लोगों को होप दिखाएं, क्योंकि नया पाकिस्तान तो आप है ना यार, वो तो नहीं। अगर वो इतने अच्छे होते तो आज आप कहीं और होते और ये वो हुकूमत कर रहे होते। ठीक है, ये बात ठीक है और आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ हम यही नहीं करेंगे कि हम यही कहते रहें कि जनाब उन्होंने हमारे साथ ये किया, हमने इससे आगे भी बढ़ना, यही मेरा मतलब तक है। लेकिन वो बातें जो वहाँ जहाँ तक उनकी है उनका एहतसाब होना चाहिए यकीनन जी। और अगर उनके उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि गलत हुई है, उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, और अगर कल को ये साबित होता है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम कोई गलत है, तो मेरे ख्याल में हम इसके लिए जो है वो कौम के सामने जाके मादरत भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये हिसाब हो जाएगा तो तब पता लग जाएगा कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया। दूसरी बात यह है जी कि हमने एक रोड मैप अपना दिया, हमारा 100 डे प्लान है। 100 डे प्लान के अंदर इमरान खान ने अपनी तरजीहात बता दी हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो अगले 5 साल के लिए अपनी हुकूमत का रोड मैप जो है वो क्लियर कर देंगे, और कौम के सामने वो 100 डेज़ में आगे एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी तरजीहात बताएंगे कि उन्होंने हेल्थ केयर में कैसे क्या करना है, एजुकेशन में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है, इसी तरह अपने हर डिपार्टमेंट में जंगलात पूरी पॉलिसीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर करके आवाम के सामने पेश कर देंगे। हमने इसके लिए बड़ी अच्छी टीम हायर की हुई है, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे जो प्रोफेशनल हमारे वो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह हमारे पास जो हमारे वज़रा हैं, हमने वो भी कोशिश की है कि हम वो लोगों को लाएं जिनके अंदर डेडिकेशन हो, काम करने की कमिटमेंट हो, तो उनका कोई इसमें एक्सपीरियंस भी हो। हमारे मिनिस्टर साहबा हैं हेल्थ की, वो बड़ी प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, यास्मीन राशिद जो हैं वो बड़ा अच्छा उसके लिए काम कर रही हैं। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ वज़रा हैं जो इसके अंदर बड़ा हमारे कई बड़े सीजन सियासतदान हैं जो कि उसके अंदर बड़ी जिनके अंदर डेप्थ है, पोलिटिकल डेप्थ है, उन लोगों को हम इसमें लेके आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये बात का यकीन ज़रूर दिलाते हैं कि हम सिर्फ यही नहीं कि अगले साल भी आपको आगे यही कह रहे हों कि नहीं जी जनाब निज़ामी साहब ये तो हमने इनहेरिट किया था तो हमने कुछ नहीं कर सके। तो आप अपने रिकॉर्ड पे बात करेंगे जी, अपने ये हम आपसे इंशाअल्लाह ताला
जब जून आएगा तो हम उस वक्त आपके साथ जो अपनी कारकर्दगी है उसके ऊपर बात करेंगे कि हमने एक साल में ये करके दिखाया। अच्छा अलीम साहब ये बताएं कि ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी अब आप इंचार्ज हैं उसके जी, इसमें एक तासर ये है कि आप बहुत उधर भी जल्दी कर रहे हैं, आपको जल्दी क्या है? मैं तो नहीं कह रहा जी, ये खान साहब की तरफ से हुक्म है, मैं तो सिर्फ खान साहब को समझाते क्यों नहीं मैं तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। असल बात यह है जी कि खान साहब ने अपनी कौम के साथ एक वादा किया था कि हम बल्दियाती निज़ाम लाएंगे जिसमें हम लोगों को एम्पावर करेंगे निचली सतह पर, ठीक है, और उसके लिए हमने एक जो एक निज़ाम था वो केपी की हुकूमत में जो लास्ट हुकूमत थी उसके अंदर वज़ा किया था, और जिसको खान साहब समझते हैं कि उससे हमें जो पॉपुलैरिटी मिली उसमें उस निज़ाम का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। सो नाउ ही वांट्स कि वो निज़ाम जो केपी में आया था उसी तरह का एक निज़ाम जो है जो लोगों को निचली सतह पे एम्पावर करे, उनके मसाइल हल हों, और इसकी नीड भी है। एक आम आदमी के लिए अपने MPA को ढूंढना, MNA को ढूंढना, ठीक है, जिसका गली का मोहल्ले का मसला हो, वो मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो यह है कि आपने परफॉर्म करना है ज़रा गली के लेवल तक, दूसरा यह है कि आपने इस सिस्टम के ज़रिए से अपनी पार्टी को मजबूत करना भी आपके जहन में एक ऑप्शन होगा कि वो एक नेटवर्क होगा। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब आप यहाँ पर जो कौमी असम्बली की हैं वो पंजाब में सीटें हार रहे हैं, अटक वाली सीट अपनी हार गए आप, पिंडी बड़ी मुश्किल से आप जीते हैं, लाहौर वाली सीटें भी हार गई हैं, सूबाई असम्बली में भी URDG खान से आप अपनी सीटें हार गए हैं, ऐसे बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा कि आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए जाएँ और आपको ये वाला चैलेंज नहीं होगा कि आप हार जाएंगे? क्योंकि पंजाब में देखें ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्लीन स्वीप कर रखा है उन्होंने। आप ये कह रहे हैं कि PMLN का स्ट्रेंगल होल्ड पंजाब में बड़ा स्ट्रांग है, तो इनको पहले उसको ज़रा ढीला करना चाहिए फिर इलेक्शन कराना चाहिए, ये कह रहे हैं जी। आप सियासी तौर पर बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो इसके अंदर जो कंप्रोमाइज़ करने को वो तैयार नहीं है। अच्छा, मैं समझा आप कहने वाले हैं आप क्या ठीक रहे हैं मगर खान साहब बात नहीं मान रहे। यही कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा, खान साहब समझ नहीं रहे हमारी बात। निज़ामी साहब आप ट्राई ना करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो देखें ये जो सियासी होती हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, खान साहब इनसे थोड़ा ज़रा ऊपर है, ठीक है। सो उनके लिए ये कोई इतनी चीज़ मैटर नहीं करती कि अगर निज़ाम अच्छा दे दें और उसके ऊपर अगर कल को लगे कि इलेक्शन हम हार भी गए हैं और ज़्यादातर जो है मेंबर जो हैं वो दूसरी जमात के बन गए हैं, तो खान साहब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ऑल ही वांट्स कि वो निज़ाम को इतना अच्छा बना दें, इतना इफेक्टिव बना दें, इतना यूजफुल बना दें कि एक आम आदमी को जो मुश्किलात हैं उसका अजाला हो सके। अब वो उसकी जो प्राइस है, अगर वो ये भी हो मुमकिन नहीं है कि हमारा नाज़म ना हो, हमारा मेयर ना हो और किसी और का जमात का, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप आईनी तरमीम जो करना चाहेंगे, जाहिर है निज़ाम लाने के लिए भी तो करना पड़ेंगे ना, तो इसी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और एम्पावर करने के लिए कोई ऐसी तरामीम ले आएँ कि आप इसी निज़ाम को करके और 2022 तक चलाएँ, 21 के एंड तक चलाएँ जहाँ जो इसकी आईनी मुद्दत है। क्योंकि जो मेरे इल्म में है वो ये है कि 36 में से कोई 20-22 जो डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन है वो तो ऑलरेडी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपकी मीटिंग्स भी उनसे हो रही हैं और वो आपको अपना पूरा कॉन्फिडेंस शो करने के लिए तैयार हैं। तो क्या वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा कि इनको एम्पावर करें? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास एक मेजॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाज़मीन है इस वक्त वो गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन असल इशू जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, असल में वो उस निज़ाम का है जो कि नीचे विलेज काउंसिल पे और जो हमारी नेबरहुड काउंसिल है वो है। हमारा विलेज काउंसिल जो है वो रूरल एरियाज़ के लिए है, नेबरहुड काउंसिल जो है वो अर्बन एरियाज़ के लिए है। खान साहब का फोकस असल में वो है, वो ये चाहते हैं कि निचली सतह पे लोगों को इतना एम्पावर हो जाए कि वो जो हमारी पहले यूनियन काउंसिल होती थी उसको भी हमने आधा कर दिया और छोटा यूनिट बना दिया ताकि लोगों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दस्तरस में हो जो उनका मुंतखब नुमाइंदा है। इसलिए असल में वहाँ पे बात है, हमें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये इशू नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है वो नाज़म जो है वो दूसरों के हैं या हमारे हैं। असल इशू ये है कि उस निज़ाम में जो इस वक्त चल रहा है उसमें जो नीचे ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे लोगों के पास इख्तियारात नहीं है। और ये नहीं है कि वो खुश हैं, इस वक्त भी जो इवन नून के जो नाज़मीन जीते हुए हैं, जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल जीते हैं, वो भी खुश नहीं है अपने सिस्टम से, बिकॉज उनको भी पता है कि उन्होंने इस निज़ाम के तहत लोगों को डिलीवर नहीं किया और ना ही वो कैपेसिटी रखते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपना 30% ADP जो होगा वो लोकल गवर्नमेंट को देगी और उसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना 33% जो है वो विलेज काउंसिल देगी। अलीम साहब, ये जो आप कह तो रहे हैं, ये जो पहले MNAs MPAs को जो फंड से डेवलपमेंट के नाम पे मिलते थे,
वो वापस दे दिया आपने? नहीं, कोई वापस नहीं दिया जी। अच्छा, चलिए, मैं एक तो इसका जवाब, इसी सवाल में से एक और सवाल भी निकलता है कि आप अगर ये सिस्टम ले आएंगे तो आपके जो एमपीएस और एमएनए नाराज होकर बैठ जाएंगे कि भाई हमारे पास तो कोई फंड नहीं बचे, हम क्या तालियां बजाएं बैठ के खाली। मैंने आपको बताया कि अगर खान साहब ये सारी की सारी मसलतों का शिकार होने के वो आमादा होते तो ये सारे, लेकिन आपके जो देखे ना मसलतों का तो शिकार हुए आप। मसलन ये है कि आपने बबांगे दोहले का इलेक्ट होने के बाद कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब आप बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है क्योंकि आपको एमएनए एमपीएस खुश नहीं है, तो आपने कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी जो है बिल्कुल ताबे मोमल बने इनके, पुलिस इनके कॉर्निश पर जा रहा है और कोई उनके फ़ोन ना सुने, उनकी कोई बात ना सुनेगी, उनकी बात ना मानेगी, बल्कि तबादले भी उनकी मर्जी से हो रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रैग्मेटिज्म तो है ना, इसको एक ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, तो एक मुफ्त सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, जो निज़ामी साहब ने सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि वो बातें जो आप कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेसी को आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, पुलिस को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो 2 ऐसे बड़े बड़े वाक़यात और ये भी कहते रहे कि केपी में हम किया आपने। हाँ, किया। तो एक तो वो वाला वाक़या चलें, वो पुराना हो गया, आपसे उस पर डिस्कशन भी हो चुकी है, पाकपतन वाला। लेकिन चलें, उसके बाद आप चेंज करने की कोशिश करें, फिर आपने आईजी को चेंज किया। आईजी चेंज करने के बाद फिर आप फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट बात ही एमएनए एमपीए का कॉल नहीं सुनेगा या कॉल बैक नहीं करेगा वो घर जाए, छुट्टी करे। मैं देखें, मैं पहले आईजी साहब वाले मसले को आपको क्लियर कर दूँ। आईजी साहब का मसला जो है उसकी एक ही प्रायोरिटी है और वो थी सानिया मॉडल टाउन। हमने आईजी साहब से कहा था कि हमने ये कमिट किया था लोगों के साथ, हमने अपनी आवाम के साथ कमिट किया था। जब खान साहब कंटेनर पे खड़े हुए थे उन्होंने कमिट किया था कि जिन लोगों ने भी इस अंदोखनाक वाक़े के अंदर वो मुलव्वस थे, हम उन सारों को हटाएंगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर जितनी देर उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही थी, हमने उनके ख़िलाफ़ कोई पर्चे दर्ज करने को नहीं कहा था। हमने ये कहा था कि उनको अपने ओहदों से अभी फ़िलहाल आप OST बना दें और वो अपना जो जितना भी वो केस है जो उनके ख़िलाफ़ है वो उसमें जाएं, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं तो उनको ज़रूर लगाएं। और आईजी साहब क्या कहते थे? आईजी साहब कहते थे कि नहीं, इससे मेरी जो फोर्स है वो डीमोरलाइज हो जाएगी। 14 लोगों को जो शहीद किया गया है और जिस पे हमने लोगों से, आवाम से वादा किया था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, जो इसका जिम्मेदार होगा उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अगर हम उन पुलिस ऑफिसर्स को जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, अगर हम उनको OST भी नहीं बना सकते तो ये कैसी हुकूमत होगी जी? और क्या इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी? तो हो गया ना ये आईजी वाला तो मसला है। ये बाकी ब्यूरोक्रेट फवाद चौधरी साहब का बयान, ये जो एक बिल्कुल ही उल्ट हो गया मामला जो आपने कहा था। नहीं, फवाद चौधरी साहब का बयान क्या है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एमपीएस एमएनएस की कॉल्स नहीं लेंगे आप तो आप घर जाएं? देखें, पहली बात तो ये है कि वो तासुर से ही मिलता है कि वो इंडिपेंडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, अवामी नुमाइंदा जो होता है वो लोगों के वोटों से मुंतखब होता है। सो जब वो वोटों से मुंतखब होता है तो उसकी एक इज्जत होनी चाहिए। अगर वो कोई नाजायज़ बात के, हमारा पुलिस ऑफिसर, हमारा ब्यूरोक्रेट, उसको पूरा राइट है कि वो उससे माजरत कर ले। लेकिन अगर वो किसी जायज़ बात के लिए भी फ़ोन करे और पुलिस ऑफिसर्स आगे से कह दे कि जनाब आप हम पे असरअंदाज ना हो, तो जनाब वो जो उसको 5 लाख बंदे ने वोट डाला है वो असरअंदाज होने के लिए डाला है। अगर वो काम सारे हो रहे होते तो उस बेचारे को, अगर तो वो कहे कि जनाब मेरी जो खाला की बेटी है उसका काम कर दें, ठीक है, मेरा जो रिश्तेदार है उसका काम कर दें, तो एक सेपरेट बात है। जब उसके हल्के के लोग आते हैं, एप्लीकेशनें देते हैं, उनके साथ पुलिस ज्यादती कर रही है या उसके साथ पटवारी ज्यादती कर रहा है या उसके साथ अस्पताल में ज्यादती हो रही है, तो वो उस बताएं वो किसको फ़ोन करे। अगर वो MS को फ़ोन ना करे तो किसको फ़ोन करे, अगर वो पुलिस अफसर को फ़ोन ना करे तो किसको फ़ोन करे। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी जायज़ नाजायज़ दोनों काम रोक दिए। मेरे तो कल सहाफ़ियों की भी गलत सिफारिश हो तो वो नहीं माननी चाहिए, किसी की भी मैं अभी कोई बात नहीं कोट करूंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है खान साहब, वो ये है कि अगर आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मिसाल के तौर पे अस्पतालों का निज़ाम ठीक कर दिया, तो फिर तो ये मुमकिन नहीं है कि MS जो है किसी के साथ जाती करो और MS को कॉल करनी पड़े। फिर तो अगर आपने पुलिस को में रिफॉर्म्स ले आए और पुलिस का निज़ाम ठीक कर दिया तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी गरीब की FIR दर्ज कराने के लिए SHO को कॉल ही नहीं करनी पड़ेगी। सब बात ठीक कह रहे हैं, पर बात यह है कि क्या वो निज़ाम उस हद तक ठीक हो गया? क्या ये 45 मतलब 1 साल तक कॉल सुने वो नहीं? 45 मैं कहता हूँ जी 5 साल भी सुने अगर हम निज़ाम उस लेवल तक नहीं पहुँचा। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हुए मुझे एक दरमियान में एक शख्स की कॉल आई कि जनाब
जो PIC है उसमें मैंने इलाज कराने के लिए गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो चीज़ें अवेलेबल हुआ करती थी आज वो अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को भी आते हुए फ़ोन किया और उनको कहा कि आप काइंडली देख लें कि वहाँ पे जो इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पहले चीज़ें मैसर थी, इस वक्त वो मैसर नहीं हो रही। तो अगर मेरे पास, ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मुझे इस तरह की कोई इतला आए तो मैं वो उसको कंसर्न आदमी को बताऊँ। वो आगे से अगर मुझे सेक्रेटरी ये कहते कि नहीं आप तो मुझे फ़ोन ही नहीं कर सकते, तो बताएं फिर मैं किसको फ़ोन करूँगा। तो देखिए, मैं एज अ मुंतखब नुमाइंदा, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जो लोगों के मसाइल है उनको हल कराऊं। और ये हुकूमत इसीलिए बनी है। तो अगर हम ब्यूरोक्रेट को फोन भी नहीं कर सकते, अगर हम SP को फोन भी नहीं कर सकते, तो हमने वोट किस बात के लिए? इतनी सीरियसली ना लें आप इंडिपेंडेंस। अच्छा ये बताइए, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात, इतना सीरियस ना लें आप। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये नए पाकिस्तान को इतना सीरियस ना लें आप दावों को। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें रहती है। कोई कहता है जी ख्वाजा हसन को इतने वोट आपके पड़े। ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपके दरमियान बन रहे हैं या PMLN में बन रहा है पंजाब में? PMLN कोई नहीं बन रहा। PMLN का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। उसमें जिस तरह आपने अभी बताया कि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे नाज़मीन है वो मेरे साथ राब्ते में, वो इस शर्त पे हैं कि आप री इलेक्शन नहीं करवाएं लोकल बॉडीज का। जिस भी शर्त पे हैं पर हैं। लेकिन इसी तरह हमारे साथ बहुत सारे MPs भी हैं, उनकी भी अपनी शराइत है, ठीक है, जिस तरह आप उसके लिए कह रहे हैं पर उनके दूसरों के भी हैं। और बहुत सारे MPs का जो है वो हमारे साथ राब्ता है। और जिस दिन मुझे उम्मीद है कि जिस दिन भी उनको यकीन हो गया कि ये जो नून लीग की हुकूमत है वो वापस नहीं कभी आनी, तो मेरे ख्याल में फिर वो उनका रास्ता जो है वो कहीं और होगा। अभी तक तो वो उस डर से, वो जो उनका डर हुआ करता था। लेकिन मियां नवाज शरीफ, कल मैं देख रहा था उनका, जब वो अदालत में पेश हुए हैं तो उन्होंने तो कहा कि बड़ी अच्छी खबर आई है और अब अच्छी खबरें आती रहेंगी। तो ये क्या, कौन सी अच्छी खबरें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मियां साहब बादशाह आदमी हैं, इनको खुशी की खबर अब कोई नहीं आने वाली, लेकिन इनके लिए जो भी खबरें आएंगी वो परेशानी वाली। आप ये जो कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग का बनेगा, तो फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं हमारे 12 लोगों ने सेनेट के इलेक्शन में वोट किया और वो कहते हैं कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आप पंजाब हैं तो आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो कौन 12 लोग हैं जिन्होंने PMLN को वोट किया? देखें जी, ये तो मेरे ख्याल में अभी बड़ा अर्ली है ये कहना। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनको उम्मीद हो कि उन्होंने वजीर बनना था, वो नहीं बने। और हो सकता है किसी के दिल में कोई ऐसी बात भी हो। इनकम्प्लीट गवर्नमेंट से तो हर बंदा नाराज़ होता है। आप बताइए कि आपका मुस्तकबिल क्या है? आप सीनियर मिनिस्टर रहेंगे या सीनियर तरीन मिनिस्टर बन जाएंगे? मैं सीनियर वजीर जो है ना जी, अपनी उम्र की वजह से बनाया गया ताकि उन्होंने देखा कि उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन था, इसलिए मुझे बना दिया। या उन्होंने कहा धक्के किसने ज़्यादा 8 साल में खाए हैं, इस वजह से उन्होंने बना दिया। तो इसलिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो एक बहुत नफीस आदमी है, अच्छे आदमी है, अच्छे दिल के आदमी है और खुले दिल के आदमी हैं। और उन्होंने हर एक को बड़ी इज्जत से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे दिल का आदमी होना काफ़ी नहीं है। अच्छा रीम साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में लोग पूछते हैं, वो सही गलत है सही है, कहते हैं ये रीम साहब पे भी वो नैब की इंक्वायरी कर रहे हैं, वो तो आज़ाद हैं, लेकिन जो PMLN के लोग जिनके ऊपर नैब की इंक्वायरी वो अंदर हैं, ये क्या फ़र्क है? सर मेरी इंक्वायरी तो शुरू हुई थी 2015 में, तो मैं 2007 से वज़ीर हट गया था और मेरी इंक्वायरी तो बतौर वज़ीर ही हो सकती थी, इसके अलावा तो मैं आज तक किसी ओहदे पे नहीं रहा। सही है, ठीक है। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा वज़ीर ही बना था, वो भी IT का। तो वो अगर उस IT के महकमे के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कोई फ़ायदा उठाया, आजकल तो देखे ना, जो पैरागन हाउसिंग सोसाइटी, आप भी हाउसिंग सोसाइटी हैं, ये कारोबार इस किस्म का है, तो इसमें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वज़ीर थे या नहीं थे। सर वो असल में कारोबार ऐसे ही है जैसे कि हमारी सहाफ़त है जो भी सहाफ़ी हो उसके ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर लग जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे सहाफ़ी वैसे ही हों। जैसे को खास लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी हैं भी, करप्शन करते भी हैं। बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं भी, या कई सहाफ़ियों की तस्वीरों का तस्वीर चाहती हैं, किसी के को सबूत नहीं है, लेकिन कोई इतने ले गया, कोई उतने ले गया, उतने। ये बात ठीक है आपकी कि सियासतदानों का बतौर मजबूरी हर कहते हैं वो है ही। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आपको सियासतदान होना ही काफ़ी है। दो चीज़ें आखिर में जाते थे बता दीजिएगा, वो ये है, एक तो जो कच्ची बस्तियां उनका मुस्तकबिल क्या है, वो बेचारे परेशान है, अभी तक उनको अपना मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है। ये बहुत सारे हैं, आप सवाल समझ गए। दूसरा ये कि ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो कच्ची बस्तियाँ, जितनी कच्ची आबादियाँ, इंशाल्लाह ताला हम इन एक एक घर को मैं
जो है ज़ाती तौर पे कह चुका हूँ, हम एक एक घर को प्रोटेक्ट करेंगे। ये गरीबों के लिए जो है ये इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी ये उन प्लाजों के लिए है, उन बड़े घरों के लिए है। सब लोग कहते हैं कि इसका भी नुकसान हुआ है आपको लोकल बॉडीज। सर कोई बात नहीं, होता भी हो, कोई बात नहीं, होता भी हो। देखें, हर अच्छी चीज के लिए आपको कोई ना कोई प्राइस देनी पड़ेगी, और जब हमारा लीडर प्राइस देने के लिए तैयार है तो हम क्यों ना उसके लिए। ट्रेन चलाने के लिए पैसे हैं, ट्रेन चलाने के लिए आज 36 अरब रुपए दोबारा रख दिया जी। अच्छा। तो ये जो हमें एक वो इतना बन चुका है कि क्या करेंगे उसको चलाने। हाँ जी, असल बात है 300 अरब रुपया लग चुका है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, जी। थैंक यू वेरी मच। ये आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।